है आप सभी को एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। चलते हैं हमारे कुछ 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। 9 मई के करंट अफेयर्स है, उसको डिस्कस करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया 12 घंटे का शिफ्ट फैक्ट्री वर्कर्स के लिए टिल जून 30 तक। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। अब देखिए होता क्या है कि जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है उसने अलाउ किया है कि उसके जो वर्कर्स है, लेबरर्स है, 12 घंटे काम कर सकते हैं शिफ्ट में, 12 घंटे के शिफ्ट में काम कर सकते हैं। और जो 8 घंटे के बाद जो 4 घंटा है उसको ओवर एक्स्ट्रा ड्यूटी करेंगे तो उनके भी पैसे मिलेंगे, डबल करके पे करना होगा कंपनी को। ये भी एक एडवाइजरी जारी किया है। यहाँ तक कि यहाँ पे लेबर यूनियन ने इसको अपोज किया है, लेकिन फिर भी ये काम हो रहा है, इस लागू हुआ। अब बता दें ऐसा होने का रीजन क्या है। तो जो लेबर्स जो महाराष्ट्र में बाहर से आए थे अब वो क्या लौट चुके हैं घर, क्योंकि उनको डेली वेज वर्कर है तो उनको खाने में दिक्कत थी, रहने की दिक्कत थी, तो वो अब घर जा रहे हैं। गवर्नमेंट उनके लिए गाड़ी ट्रेन चलाई है तो वो अपने घर पहुंच गए। तो इसके वजह से मुंबई में लेबरर्स की, महाराष्ट्र में एक्चुअली पूरे महाराष्ट्र में लेबरर्स की शॉर्टेज पड़ गई, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन लिया है। अच्छा, इसके बाद ये आपको और बात बता दें, गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन लेके ये भी कहा है कि सर्टेन कुछ प्रिकॉशंस भी लेगा कंपनी। अब वो क्या प्रिकॉशन होगा कि प्रीमिसेस के अंदर कोविड-19 को जो जरूरी, जो कोविड-19 का जो फैलाव का या फिर इन्फेक्शन से बचने के लिए जो जरूरी मापदंड है या फिर प्रिकॉशन है उसको हम लोग को देखना होगा। जैसे कि सेफ डिस्टेंस बिटवीन टू वर्कर्स, वेयरिंग ऑफ मास्क इज मैंडेटरी, सैनिटाइजर होना चाहिए वहां पे। तो इस तरह से कुछ गवर्नमेंट ने और भी प्रिकॉशन जारी किया है और एडवाइजरी जारी किया है वो फैक्ट्रीज के लिए। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में अब 12 घंटे की शिफ्ट पे काम होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि किस देश ने अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर पे बैन लगा दिया, कंप्लीटली बैन कर दिया अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर पे। तो यहाँ पे हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंडिया। इंडिया ने अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर पे कंप्लीटली बैन कर दिया है कोरोना वायरस के पेंडेमिक की वजह से। अब एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है, जिसके वजह से हम जिसके तहत थ्रू हम लोग फॉरेन ट्रेड डील करते हैं, उन्होंने बताया कि हम लोग जो सैनिटाइजर है उस पर कंप्लीटली बैन कर दे रहे हैं। इसका कारण एक ही है कि गवर्नमेंट का मेन मोटिव है कि हमारे देश के जो लोग हैं उनको अवेलेबिलिटी सैनिटाइजर की कमी महसूस ना हो, कंप्लीट अवेलेबिलिटी रहे मार्केट में। क्योंकि हमारे लिए पहले वो हमारे देश के लोग इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए, उसके बाद हम बाहर भेजेंगे बचेगा तो ये इन्फेक्शियस डिजीज से बचने के लिए हम लोग को पहले अपना हैंड सैनिटाइजर, अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अपने देश में रखेंगे। फिर अगर बचेगा तो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए फिलहाल बैन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ईरान ने अपना नया करेंसी का नाम क्या रखा है। ईरान ने एक नया करेंसी अडॉप्ट कर लिया है, तो ये क्या है। तो आपको बता दें कि वो जो ईरान का नया करेंसी है वो है तोमान। अब इससे रिलेटेड जो न्यू है कि ईरान के जो लॉ मेकर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्होंने अपने मॉनिटरी एंड बैंकिंग एक्ट ऑफ ईरान में कुछ चेंजेस लाया, ऑफिशियल करेंसी चेंजेस किया है और उसको चेंज करके रख दिया तोमान। जो पहले वहां का करेंसी था, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है दोस्तों, इसको काइंडली ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करेंसी रिलेटेड क्वेश्चन आता है और इस बार तो चेंज हो गया है, तो करंट अफेयर्स में भी आ सकता है। तो पहले जो उसका करेंसी था रियाल, उसको चेंज करके तोमान कर दिया गया। अब देखिए इससे दिक्कत क्या होगा, एक दिक्कत हो सकता है जैसे हमारे देश में नोटबंदी का हुआ था। तो अब इससे क्या होगा कि जो पुराने नोट है क्या वो यूजलेस हो जाएंगे? नहीं, उसके लिए 2 साल का वक्त रखा गया। और 2 साल के अंदर क्या होगा कि जो पुराने रियाल है वो सर्कुलेट होंगे मार्केट में, तो पुराने वाले गवर्नमेंट अपने पास रख लेगा और नए को वहां पे जो कि तोमान वहां पे चला जाएगा। तो इसके लिए 2 साल का वक्त रखा गया ताकि जो पुराने जितने आ जाएंगे और नया मार्केट में जब कंप्लीट फुल हो जाएगा तब उसके बाद हम लोग जो है वो ईरान के गवर्नमेंट ने कहा है कि तोमान आ जाएगा हम लोग का करेंसी। लेकिन अभी से ईरान का करेंसी तोमान बोलिएगा, अगर पूछता है तो तोमान होगा। अब रियाल नहीं रहा उन लोगों का करेंसी, रियाल मार्केट में जो है वही है, उसको उठा के एक बार वो लोग अपने पास जब कंप्लीट कर लेंगे तो फिर खत्म, रियाल नहीं रहेगा, तोमान रह जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इंडियन स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट पेनिट्रेशन रेट देखा गया उस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में, एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। एक जो रिपोर्ट है उसके थ्रू हाईएस्ट इंटरनेट पेनिट्रेशन रेट किस स्टेट में देखा गया, तो वो हम लोग का आंसर हो जाएगा दिल्ली, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली रजिस्टर किया हाईएस्ट इंटरनेट पेनिट्रेशन। केरला इसमें सेकंड आ रहा है अकॉर्डिंग टू द स्टडी बाय द IAMAI के रिपोर्ट के अनुसार केरला सेकंड है, फर्स्ट दिल्ली आ रहा है स्टेट के मामले में या फिर यूनियन टेरिटरी के मामले में। तो आपको एक और बात बताया कि पेनिट्रेशन रेट में तो दिल्ली है, लेकिन अगर हाईएस्ट नंबर ऑफ यूजर्स का बात करें तो वहां पे मुंबई फर्स्ट है, उसके बाद दिल्ली है, उसके बाद बेंगलुरु आता है और कोलकाता, फिर चेन्नई। आपको बता दें कि मुंबई में जो इंटरनेट यूजर्स है वो
एस्टिमेट किए जा चुके हैं 13 मिलियन, जबकि दिल्ली में 11.3 मिलियन, और बाकी बेंगलोर, कोलकाता और चेन्नई आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि मुस्तफा अल कदीमी किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, किसे अपॉइंट किया गया है, उन्हें किस देश का प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया है? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इराक के नए प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कदीमी को चुन लिया गया है, और वो चार्ज 7 मई 2020 से ले रहे हैं प्राइम मिनिस्टर का। आपको बता दें कि मुस्तफा जो है फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इराक में, और इराकी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस INIS में रह चुके हैं, और वो सक्सीड कर रहे हैं अदील अब्दुल महदी को सक्सीड कर रहे हैं। एक और कुछ ये जो ऑप्शन है उसके बारे में बता दे, तो एक पहले सुन लीजिए, इराक का कैपिटल है बागदाद। उसके बाद जो इजराइल है, इजराइल के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट हुए हैं, वो नए पुराने वाले प्राइम मिनिस्टर फिर से अपॉइंट हुए हैं, तो वो हो जाएंगे बेंजामिन नेतन्याहू। सीरिया का बात करें तो सीरिया हो जाएंगे बशर अल असद। आपको हमको बताना है इजिप्ट के प्रेजेंट जो हेड ऑफ द स्टेट है या फिर कंट्री है वो कौन है, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, खोज के जरूर आंसर कीजिएगा, ये अपॉइंटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं कि एक कैंपेन चला है सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान। इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने चलाया है जिससे हम अपने सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्ट कर सके कोविड-19 के लॉकडाउन में? अब आपको बता दें कि पहले ये अभियान ऐसा क्यों है, सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी, क्योंकि जो सीनियर सिटीजन है ये सबसे ज्यादा प्रोन है कोविड-19 कोरोना वायरस को, ये सबसे ज्यादा प्रोन है, क्योंकि कोरोना वायरस उन्हीं पे अटैक करता है जो कि जिनका इम्यून सिस्टम धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, वो इम्यून लेवल पहले जैसा नहीं रहा, तो इसीलिए एक अभियान चलाया गया। अब इसका आंसर जो हो जाएगा नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग जो नीति है इसका एक्रोनिम एग्जाम में आ चुका है, तो आपको नोट करना है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इससे रिलेटेड पहले देखते हैं, पहले इसके बाद तो बात करेंगे नीति आयोग के बारे में। तो ये क्या है कि एक नीति आयोग का प्रोग्राम चल रहा है पिरामिड फाउंडेशन के थ्रू, जिसको लॉन्च किया गया है सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी अभियान, जिसमें फोकस किया जाएगा वेलबींग ऑफ सीनियर सिटीजन ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। अब इसमें एक अवेयरनेस भी फैलाएंगे हमारे सीनियर सिटीजन में कि आप बाहर ना निकले, अब घर में ज्यादा टाइम रहे, एकदम ना निकले, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री बार बार इसके ऊपर कहते हैं कि सीनियर सिटीजन और बच्चे बाहर ना निकले। तो कैंपेन जो है ये रीच करेगा 2.9 मिलियन सीनियर सिटीजन इन 25 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी। इन स्टेट्स में कुछ 25 डिस्ट्रिक्ट में पहले रीच करेगा, उनको जाके अवेयरनेस फैलाएगा, उसके बाद हो सकता है और लार्ज स्केल पे काम करे। अच्छा, अब चलते हैं नीति आयोग की तरफ, क्योंकि नीति आयोग बार बार न्यूज में रहता है, तो कुछ एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपका नीति आयोग से सब डाउट क्लियर हो जाएगा। पहले तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के बारे में सुनिए कि ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था 2014 में। जब प्रधानमंत्री मोदी नियुक्त होकर या फिर अपॉइंट होकर आए थे, तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग बना दिया था, अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में बोला था। और अगर पूछता है कि नीति आयोग फॉर्म कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 को फॉर्म हुआ था। नेक्स्ट, अभी देखिए एक और क्वेश्चन पूछता है कि नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, तो नीति आयोग के चेयरमैन हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, इसमें इसके मेंबर्स स्टेट्स होते हैं और प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन होते हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि डिप्यूटी चेयरमैन, ये भी नोट कीजिएगा, तो डिप्यूटी चेयरमैन जो प्रेजेंट में अभी है राजीव कुमार है। उसके बाद बोलता है कि नीति आयोग के CEO कौन है। ये सब क्वेश्चन जो बता रहे हैं आपको एग्जाम में आया हुआ है, काइंडली इसको नोट कीजिए, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो नीति आयोग के CEO कौन है, तो अमिताभ कांत अभी के CEO है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि SDG 2020 वाला CHSL का बात कर रहे हैं हम, आपको एग्जाम में आया था 2020 का CHSL में, अभी जो कुछ एग्जाम जो पोस्टपोन्ड हो गया ना, तो उसके पहले वाला शिफ्ट में आ चुका है कि SDG इंडेक्स कौन जारी करता है, तो SDG इंडेक्स नीति आयोग जारी करता है। और SDG का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये एक नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, जिसमें हम लोग स्टेट्स के पैरामीटर को मॉनिटर करते हैं, स्टेट्स का डेवलपमेंट को मॉनिटर करते हैं। तो इतना कुछ आपको नीति आयोग के बारे में बताए हैं, जरूर नोट कर लीजिएगा, इससे एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो किस स्टेट ने लॉन्च किया मोबाइल ऐप CM ऐप, जिससे मॉनिटर कर सकते हैं एग्रीकल्चर नीड्स ऑफ द फार्मर। एग्रीकल्चर नीड्स ऑफ द फार्मर को मॉनिटर करने के लिए कौन से स्टेट ने लॉन्च किया CM ऐप?
अब आपको इसका आंसर जो बता दें वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो कि हैं वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया, CM ऐप, कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्यूरमेंट। अब आपको सीएम से चीफ मिनिस्टर नहीं समझना है, ये चीफ मिनिस्टर नहीं है। सीएम का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्यूरमेंट। एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिससे मॉनिटर करेंगे एग्रीकल्चर नीड्स ऑफ द फार्मर्स। मोबाइल एप्लीकेशन में डाटा डिस्प्ले करेगा रिलेटिंग टू द कॉस्ट, प्रोक्यूरमेंट, मार्केटिंग फैसिलिटीज ऑफ द फार्मर्स एंड देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जो एग्रीकल्चर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और उनका मार्केटिंग फैसिलिटी को इसमें दिखाया जाएगा। और ऑल इसमें क्या किया गया, जितने ज्वाइंट कलेक्टर्स हैं साइन किए गए हैं विथ एग्रीकल्चर विल बी ट्रेन थ्रू क्विक सेशन ऑन दिस यूज ऑफ ऐप। इसमें क्या होगा कि सबको इसमें ट्रेन किया जाएगा ताकि जो हमारे फार्मर्स का अभी जो बहुत दिक्कत हो रहा है, उनकी जो धान है, गेहूं है, जो भी मतलब फसल है वो सही जगह पे नहीं पहुंच पा रही है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए, उनकी जरूरत के हिसाब से डील करने के लिए गवर्नमेंट ने ऐप लॉन्च किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐप रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में एक बार देखा जाता है, बहुत ही बार आया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन है, कल भी एक क्वेश्चन था, आज भी एक दूसरा क्वेश्चन है कि एक इवैक्यूएशन एक्सरसाइज चलाया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का द्वारा, जो कि इंडियन सिटीजन दूसरे देश में हैं उनको अपने देश में लाने के लिए। तो कल वाला नेवी से रिलेटेड था, आज हम पूछ रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उस एक्सरसाइज का नाम क्या है। तो उस एक्सरसाइज का नाम क्या है, वंदे भारत मिशन। उस एक्सरसाइज का नाम रखा गया वंदे भारत मिशन, और ये लार्जेस्ट इवैक्यूएशन एक्सरसाइज है जिसका नाम वंदे भारत मिशन रखे हैं। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 64 फ्लाइट्स काम कर रही हैं, एयर इंडिया के फ्लाइट्स भी है, 7 मई से 13 मई तक, जिसमें 14,000 इंडियंस को अपने देश में लाएंगी कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से। जो बाहर फंस चुके हैं तो उनको इसमें अपने घर लेके आएंगी ये फ्लाइट्स। कल हम बताए थे आपको नेवी का, आज ये एयर इंडिया का कुछ है। उसके बाद आपको बता दें कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है एस जयशंकर, उन्होंने सारे इंडियंस को अर्ज किया है कि जाके अपने एम्बेसीज, जो कि इंडियन एम्बेसीज है उनके देश में, वहां पे टच में रहें और उसके थ्रू आप देश को वापस आएंगे। जिसमें एयर इंडिया के स्पेशल फ्लाइट चल रही हैं 12 कंट्रीज के लिए, 12 देशों में 1 सप्ताह के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। वंदे भारत मिशन किससे रिलेटेड था, या फिर कल वाला मिशन, या फिर संजीवनी ऑपरेशन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बुक है विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो। बुक का जो नाम है विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो। इस बुक को किसने लिखा है, इस बुक को किसने ऑथर किया, ऑथर्ड बाय होम। ये बुक रिलेटेड क्वेश्चन फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हो जाएगा जो बुक का टाइटल है विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो। इसको रिलीज किया है और इसको लिखा है VN थापर ने। VN थापर ने इस बायोग्राफी, किसके ऊपर बायोग्राफी है, वीर चक्र अवार्डी, जो कि वीर चक्र अवार्डी पोस्टमसली कैप्टन विजयंत थापर जो थे उन्हीं पे ये लिखा गया है बाय VN थापर। और ये बुक जो है एक्चुअल में आपको बता दे तो विजयंत थापर के फादर VN थापर ने ही इस बुक को लिखा है। हाँ, अच्छा, उसके साथ राइटर नेहा द्विवेदी है जो कि मार्टर्स डॉटर भी है, मतलब कि विजयंत थापर की बेटी, और साथ साथ में उनके फादर VN थापर ने मिलकर बुक को लिखा है। और इसको पब्लिश करा है पेंगुइन रैंडम हाउस ने। और ये बायोग्राफी है उनका, जर्नी ऑफ इंडियन मिलिट्री एकेडमी, और वो ऑफिसर्स बनने तक का जो पूरा जर्नी है उसमें इसमें डिस्कस किया गया। तो जरूर इस बुक को आप खरीद के पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता चलेगा कि इंडियन आर्मी कितना डिसिप्लिन्ड है, किस तरह से चलता है, इसको सब कुछ इसमें मिलेगा आपको बुक में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मदर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे मदर्स को लेके है कि मदर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है साल में, हर साल। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 10th में। इस बार जो होगा 10 मई को हम मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगे। और इसको क्योंकि ये हम जो है, ये जो मदर्स डे है इसको हम सेलिब्रेट करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन आवर लाइफ। ये तो हकीकत भी है कि मदर जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हमारे लाइफ की होती है, और ये इसीलिए उनको हम डेडिकेट करते हैं ये स्पेशल डे। अब मदर्स डे के बारे में बता दें तो ये हर सेकेंड संडे ऑफ द मे एवरी ईयर आता है। तो इस बार 10 में होगा, तो नेक्स्ट ईयर चेंज भी हो सकता है। तो नेक्स्ट ईयर आपको सेकेंड संडे को नोट करके रखना है कि उस दिन होगा मदर्स डे। तो इस बार 10 को मनाया जाएगा मदर्स डे। आपको बता दें इससे कुछ और रिलेटेड कि ग्रीस में इसको हालांकि फरवरी 2 को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि वो इसको लिंक करते हैं
ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स सेलिब्रेशन प्रेजेंटेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट एट द टेम्पल, इससे रिलेट करके वो लोग February 2 को मनाते हैं। एज ए होल ओवरऑल इंडिया में हम लोग सेकेंड संडे ऑफ मे को मनाते हैं मदर्स डे। तो ये कुछ 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए वीडियो को और देखते रहिए विजन इंस्टीट्यूट को। थैंक यू वेरी मच।